हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। और आज हम सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की जगह आप सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी कह सकते हो इसको। लॉन्ग की जगह हम ये भी बोल सकते हैं ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का ये मतलब नहीं होता कि सच में जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लो हमारे पास ये वायर गिवन है, उसकी कुछ लेंथ है एल, फॉर एग्जांपल एल लेंथ गिवन है, ये भी इनफाइनाइट हो सकती है। किस केस में? जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिल्कुल वायर के पास होगा, इस पर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनती है टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ वायर, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है तो दैट विल बी आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। सिलेंडर हो सकता है ये, इसको जूम करके देखोगे तो आपको सिलेंड्रिकल कंडक्टर जैसे ये नज़र आएगी। जब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो वो वायर के बिल्कुल पास है, बहुत नज़दीक है, तो वहाँ से जब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखोगे ना तो आपको एक यूनिफॉर्म तो नहीं कहेंगे, जब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आएगी वो इनफाइनाइट वाला रिजल्ट ही वहाँ पे हम बनाएंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, थोड़ा दूर चला जाए, मतलब ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, वो लेंथ के कंपेरेबल आ जाए, तब इनफाइनाइट वाला केस नहीं है, तब लॉन्ग वाला केस नहीं है, तब वो बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर। वो तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। हम गॉस लॉ की हेल्प से ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कैसे हम करते हैं। हम एक इनफाइनाइट वायर ही ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई ऐसे और प्लस इन्फिनिटी तक चलेगी, या वेरी लॉन्ग भी बोल सकते हो आप। इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हम जो रिज़ल्ट फाइंड करने वाले हैं अभी, वो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है दैट इज़ आउटसाइड दिस कंडक्टर। वैसे तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो उसके बाहर लाई कर रहा है। उसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ वायर से, सेंटर मतलब एक्सिस होता है ना, जैसे ये सिलेंडर है हमारे पास, अगर आप इस वायर को जूम करके देखोगे ना तो यही वायर आपको सिलेंडर जैसी नज़र आएगी। वहाँ पे उसका एक एक्सिस होता है, तो ये जो पी डिस्टेंस, पी पॉइंट है ना, वो इस एक्सिस से आर दूरी पर है। पी पॉइंट वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो आर दूरी पर ये पी पॉइंट है। यहाँ पे हमें फाइंड करनी है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस वायर। गॉस लॉ की हेल्प से करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, इस तरह का होना चाहिए कि उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों या तो परपेंडिकुलर हों या पैरेलल हों, तो ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगी ऐसी। दिस इज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दैट शुड पास थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये दूसरी कंडीशन होती है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सिलेंडर जो हमने सरफेस कंसिडर किया वो पास करना चाहिए, वहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सिलेंडर के ऊपर लाई करे। तो दिस इज ए गॉसियन सरफेस। और इस वायर की जो सरफेस चार्ज, लीनियर, हाँ जी, इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो लेट लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाय लेंथ। ये हो सकती है या डी क्यू बाई डी एल। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों डेफिनेशन ही करेक्ट हैं। ओके, तो दिस इज लैम्डा। लैम्डा इज चार्ज बाय लेंथ। दिस इज ए गॉसियन सरफेस एंड लेट स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है जी, तो लेट स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या है? विच इज ड्रॉन around wire passing through point P passing through पॉइंट P। ठीक है जी। तो अब ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस जो है, इसके ऊपर इसमें से कितना टोटल फ्लक्स निकल रहा है, हम उस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी।
तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हाँ जी, गॉस लॉ क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, इसको मैं लिख देता हूँ क्लोज्ड सरफेस, वहाँ से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस लॉ। नाउ द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस, उसका क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल, ये फ्लक्स की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, ds उसका छोटा सा एक पार्ट है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटेग्रल कर दो ओवर दैट सरफेस, सरफेस इंटेग्रल बोलते हैं इसको, क्योंकि ds आ रहा है ना तो इसको सरफेस इंटेग्रल बोलते हैं, ऐसा कर दो तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस राउंड सर्कल इज फॉर closed surface, it is showing that कि we are writing this equation over a closed surface। तो let us suppose this is surface 1 S1, this is surface 2 S2, ये जो दो सर्कुलर ढक्कन है यहाँ पे ऐसे सरफेसेस हैं, दे आर S1 S2, और एक ये कर्व्ड सरफेस है ये वाला, उसको S3 बोल देते हैं। अब हम स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे तीनों सरफेसेस पे, एक हम बना देंगे इस तरफ एरिया वेक्टर जो होता है ना दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर बनाया मैंने, तो उसको हम बोल देंगे स्मॉल एरिया वेक्टर ds1, वो इस सरफेस के लिए हो गया डिफाइन। ऐसे ही दूसरे सरफेस के लिए हम यहाँ पर भी छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेंगे, वो कहीं पर भी कर सकते हो आप, यहाँ भी बना सकते हो नो प्रॉब्लम, बट चलो यहाँ बना दिया, वो है ds2 वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कि इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो भी कुछ ना कुछ है, और वो किधर होती है, दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, रेडियली आउट होती है हमेशा एरिया की डायरेक्शन। ऐसे ही यहाँ पर हम कर्व्ड सरफेस पर भी एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेते हैं ऊपर छोटा सा, और उसको बोल देते हैं ऊपर की तरफ बना देते हैं और उसको बोल देते हैं ds3 वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन है जो कि क्लोज सरफेस के लिए थी उसको हम तोड़ के ब्रेक करके ओपन सरफेसेस के लिए लिख सकते हैं, E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस ये ds1 मतलब इस सरफेस की बात हो रही है, ds2 मतलब दूसरे की हो रही है, और E डॉट ds3 मतलब जो कर्व्ड वाला सरफेस माना है ये उसकी बात हो रही है, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इंटीग्रेशन इज ब्रोकन इनटू 3 इंटीग्रेशंस फॉर 3 डिफरेंट सरफेसेस। अब यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना पॉजिटिव चार्ज की, दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब पॉजिटिव चार्ज इस वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी होगी, और ऐसे अगर यहाँ से बाहर की तरफ देखोगे तो बाहर की तरफ भी होगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव वायर है ना अगर, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों दिशाओं में ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे पूरी तरह सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकली, राइटिंग बड़ी गंदी हो रही है आज, जल्दी जल्दी है ना, हाँ, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की, ठीक है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कर्व्ड सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, बट जो ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है S1 और S2 उसके अलोंग चली जाएंगी, ठीक है। मतलब एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बट सिर्फ और सिर्फ तीसरे सरफेस के लिए, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस एरिया के अलोंग जाएगी। ds3 भी ऊपर है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऊपर की तरफ है, सिर्फ इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एंगल 0 बनेगा सिर्फ S3 के लिए, बाकी दोनों केसेस में एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसको खोल लेंगे, ds1 cos 90 डिग्री प्लस ds2 cos 90 डिग्री प्लस ds3 cos 0 डिग्री, ठीक है, ये S3 के लिए है, इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये टर्म 0 होगी बच्चों, ये टर्म 0 होगी, cos 90 0, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से। ds3 मतलब
ये हमें इंटीग्रेशन करनी है कर्व्ड सरफेस एरिया की, ds3 की इंटीग्रेशन करनी है हमें अभी। और इस तरफ आ जाए अभी, क्यू इनक्लोज्ड क्या है देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। चार्ज फाइंड करना है लैम्डा इंटू लेंथ, ठीक है, हमें क्यू ही फाइंड करना है। क्यू इनक्लोज्ड मतलब चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर, तो वो आ जाएगा लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। बस हो गया सॉल्व। ds3 इज द पार्ट ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, अगर इसकी r रेडियस है, ये r डिस्टेंस है ना, तो r रेडियस है ना सिलेंडर की, और लेंथ इसकी l है, तो वो हाँ जी, तो वो ds3 जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 2πrl, 2πr सर्कमफ्रेंस इंटू लेंथ इज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर। लॉन्ग भी है, इन्फिनिटली लॉन्ग भी हो सकती है, तो ये रिजल्ट है लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर कैप। आर कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये मान लो आपके पास वायर है, पॉजिटिव वायर, इन्फानाइट, और यहाँ पर पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, कैसे बनाओगे, बाहर की तरफ, वायर से बाहर की तरफ, ये डिस्टेंस R है, तो R की जो डायरेक्शन है बच्चे, R कैप जो है वो भी इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर बनानी है उस पॉइंट पे तो ऐसे स्ट्रेट एरो लग जाएगा, और आंसर होगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R इंटू आर कैप। सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, मान लो वायर पे नेगेटिव चार्ज है इन्फिनाइट वायर, और उस पर नेगेटिव चार्ज है, अब आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हो, P पॉइंट पर, डिस्टेंस उसका भी R है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द वायर, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव वायर इज टुवर्ड्स द वायर, ऐसे अंदर की तरफ बनेगा एरो, ठीक है। अब R कैप की डायरेक्शन बाहर है, ये अंदर है उसके ऑपोजिट, तो यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़े तो आप ऐसे लिखोगे माइनस लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये माइनस साइन आपको डायरेक्शन बता रहा है, आर कैप के ऑपोजिट, आर कैप नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, पॉजिटिव की ऐसे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे एक एग्जांपल कर लेते हैं सिंपल। एक ये वायर है, एक ये वायर है, ठीक है, दोनों ही इन्फानाइट हैं, ये नीचे की तरफ ऐसे और ये इस तरफ, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वायर पे है इन्फानाइट, और इस वायर पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। और मान लो यहाँ पर कई पॉइंट गिवन है, पॉइंट P, मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कितनी होगी, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लो x, y है, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल हम अभी कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सबसे पहले ड्रॉ किए जाते हैं। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे देखनी है आपने, पॉजिटिव वायर, उसका डिस्टेंस ये कितना है पॉइंट P का, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स x y है ना, तो ये डिस्टेंस y होगा। इस तरफ हमारे पास x एक्सिस है, इस तरफ ऊपर की तरफ y एक्सिस है, तो ये कोऑर्डिनेट्स यही बताते हैं कि इस पॉइंट की जो हाइट है फ्रॉम दिस एक्सिस दैट इज़ y। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऊपर की तरफ एरो बनेगा, उसको मैं लिख देता हूँ E पॉजिटिव वेक्टर। कितनी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन नीचे डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस y के बराबर है अभी इस बार y, और डायरेक्शन भी आपने लिखनी है तो लिख दो जे कैप। जे कैप होती है ना वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, जे कैप से डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दो। अब ऐसे ही नेगेटिव की वायर ऐसे ही नेगेटिव वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ये नेगेटिव वायर है, इसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट P से इस वायर का, वो है x, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स x y दिए हुए थे, तो x डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। चलो अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर होगी, ऐसे वेक्टर बनाना आपने डायग्राम में ना, तो उसका वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ नहीं बना सकते, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द वायर, तो इसलिए ये वाला एरो अंदर की तरफ बनेगा ऐसे, टुवर्ड्स द वायर। टुवर्ड्स समझते हो ना, वायर की तरफ, जिधर वायर पड़ी है उस तरफ बनाना आपने एरो, तो ये एरो बन गया। और ये एरो की जो आंसर है वो होगा E नेगेटिव वेक्टर, कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, क्योंकि उसका डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस, और डायरेक्शन है माइनस x एक्सिस, तो माइनस आई कैप साथ में लगा दें, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई, इन दोनों का वेक्टर सम आंसर होगा। तो E नेट इज माइनस लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x आई कैप प्लस लैम्डा बाय
2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई जे कैप। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो बन जाएगा ई नेट मैग्नीट्यूड। क्या करोगे, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो कॉमन फैक्टर मैं पहले ही बाहर लिख लेता हूँ। तो कॉमन फैक्टर इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। जब आप इस कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके इन दोनों वायर्स की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे मैंने फाइंड कर ली। देखो ये है एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ऐसे एक वायर पड़ी हुई है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक वायर पड़ी हुई है इन्फिनिटी लॉन्ग, और वहाँ से r दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक नेगेटिव चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से घूम रहा है। एंड वी वांट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है घूमने की। अब यहाँ पे जब भी कोई चीज़ ऐसे रेवोल्यूशन में होती है ना, तो उसको हमेशा सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, mv²/r। वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रही है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे mv²/r इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन वायर एंड इलेक्ट्रॉन। वो जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, वो मैं अभी फाइंड करके बताता हूँ आपको। फोर्स होती है चार्ज है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि r डिस्टेंस पे ये घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वायर के कारण, जस्ट मैंने पुट कर दिया। ये बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, F इज इक्वल टू Q टाइम्स E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज E है और इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। ठीक है, तो जस्ट दोनों को इक्वेट करके r से r कट गया और m नीचे चला गया, v आ गया अंडर रूट E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। दिस इज द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड यू कैन सी दिस स्पीड इज ए कांस्टेंट स्पीड। ये वेरी नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा है ना। देखो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो इस तरह से हम स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल की, अगर वो वायर के अराउंड घूम रहा है। mv²/r इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑन द पार्टिकल। ओके, अभी हम शेल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए spherical shell। ओके, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं क्या क्या करना है इस प्रॉब्लम में, फिर हम इसको ड्राइव करेंगे। देखिए स्फेरिकल शेल इस तरह की होती है, अंदर से खाली, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, अंदर कुछ नहीं होता, हवा भरी होती है। कुछ इसकी रेडियस होती है, फॉर एग्जांपल कैपिटल R। हमें इस केस में P1 पॉइंट पर, P2 पॉइंट पर जो कि सरफेस पे है, और P3 पॉइंट पर जो कि शेल के बाहर है, तीनों जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है और तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ये जो डिस्टेंस होगा हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, उसको स्मॉल r लेंगे, चाहे वो पॉइंट बाहर है, चाहे वो सरफेस पे है तब भी मैं स्मॉल r लूँगा, और चाहे वो पॉइंट अंदर है तब भी वो डिस्टेंस स्मॉल r लिया जाएगा। तो स्मॉल r इज ऑलवेज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द सेंटर ऑफ शेल। 3 केस बनेंगे हमारे पास। अब एक पैरामीटर गिवन हो सकता है, वो पैरामीटर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये पैरामीटर गिवन हो सकता है। कभी कभी हमें रिजल्ट को सिग्मा में भी एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो सिग्मा में अगर आप रिजल्ट को लेके जाना चाहते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी में, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमेशा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर मान लो इस शेल पे टोटल चार्ज स्मॉल q होगा और इसकी रेडियस r है, तो फॉर्मूला बन जाएगा q अपॉन 4 पाई r²। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, तो इसलिए ये जो एरिया भी होता है ना, सरफेस एरिया होता है हमेशा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 4 पाई r²। तो ये सिग्मा है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ q आंसर निकाल लेते हो तो q को आप कहीं पर भी ये पुट कर सकते हो, इस फैक्टर के बराबर आप q को हमेशा पुट कर सकते हो कहीं पर भी, तो आपके पास जो आंसर है वो सिग्मा की टर्म्स में चला जाएगा, जो भी आंसर हम निकाल लेंगे। तो इसको याद रखना है, ये बेसिक चीज़ है, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमें दोनों तरीके से आंसर फाइंड करने हैं, इन टर्म्स ऑफ q एंड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ऑल्सो। तो इस केस में बच्चों सबसे पहला केस हमारे पास होता है, इफ़
ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज इनसाइड द शेल। तो ये डायग्राम बन जाएगा, ये शेल है हमारे पास, इसकी रेडियस r है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, टोटल चार्ज q है। हमारा पॉइंट P1 जो है वो यहाँ लाई कर रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है जिसकी रेडियस स्मॉल r होगी। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस होता है वही इस गॉसियन सरफेस की रेडियस होती है। तो दिस इज ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P, हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास करता है गॉसियन सरफेस, ठीक है। ऑफ रेडियस इनसाइड है ना, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब गॉस लॉ लिखेंगे सिंपली। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, दिस इज फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में तो इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, ये जो हमने स्काई ब्लू वाला गॉसियन सरफेस बनाया सारा चार्ज उसके बाहर ही पड़ा हुआ है, तो चार्ज इनक्लोज ज़ीरो हो गया। अगर चार्ज इनक्लोज ज़ीरो है तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में, इनसाइड वाले केस में ज़ीरो आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज़ ज़ीरो। ये डब्बा नहीं अच्छा लगता मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस, फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। इफ योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज आउटसाइड, बाहर है, द शेल। शेल 3D होती है, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, इसको सर्कल मत समझ लेना, ये होती है शेल। फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज है विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, और टोटल चार्ज Q है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी रेडियस है कैपिटल R। बट नाउ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P2 इज़ आउटसाइड द शेल, और उसका जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमें स्मॉल r लेना है, और इस केस में स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। तो सबसे पहला स्टेप वही है, वी हैव टू ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऐसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने, इट शुड पास थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ पे फिर हम स्मॉल एरिया ले लेते हैं ds, उस ds सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे बनाएंगे तो बाहर की तरफ बनेगी, आउटवर्ड। अगर आप ds यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले सकते थे, मान लो ds वेक्टर यहाँ पे लिया तो सरफेस एरिया ऐसे बाहर की तरफ बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो भी आउटवर्ड ही होगी, रेडियली आउटवर्ड। मतलब हमेशा ds वेक्टर और e वेक्टर इस गॉसियन सरफेस के लिए एक दूसरे के अलॉन्ग रहते हैं। मतलब e वेक्टर और ds वेक्टर में जो एंगल थीटा होता है ना वो हमेशा 0 डिग्री रहेगा इस केस में। शेल वाले केस में किसी भी, चाहे वो स्फेरिकल शेल है चाहे वो सॉलिड स्फीयर है, एंगल इज 0। ओके, तो अब क्या करना है, बस वही बाय गॉस लॉ, E dot ds, the flux through a closed surface is equal to charge enclosed by epsilon naught। इसको खोल देंगे, देखो अब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे ना, थीटा इज 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, तो सिंपली बन जाएगा E ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सुन लो, तो इसमें ना अभी E जो है वो कांस्टेंट होता है ओवर द सरफेस, क्योंकि कांस्टेंट ही रहेगा ना, डिस्टेंस R जो है वो फिक्स हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर दिस गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस की बच्चों डेफिनेशन भी है, हम वैसा ही सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो इसलिए E है ना, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और सिंपली रहेगा ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ds की इंटीग्रेशन मतलब 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E 4 पाई आर स्क्वायर जो है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हमें सरफेस एरिया लेना है गॉसियन सरफेस का, ये याद रखेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये चीज़ कि ये जो चीज़ है दिस इज सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जो आप गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हो
हमेशा उसका ही होता है ये, क्योंकि हम फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ही देख रहे हैं। एंड दिस इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, वो क्यू ही है, क्योंकि मैंने बोला सफ़ियर पे टोटल चार्ज क्यू है और वो सारा का सारा चार्ज इस बड़े सफ़ियर के अंदर आ रहा है, तो इसलिए उसको क्यू लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपली वो जो पॉइंट चार्ज वाला होता है वही आएगा, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अगर डायरेक्शन भी लिखनी है तो यहाँ वेक्टर लगा दो और यहाँ आर कैप लगा दो। आर कैप मतलब रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर आप सिग्मा में लेके जाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो कैसे लिखा जाएगा? इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। आपको क्यू फाइंड करना है तो सिग्मा इंटू एरिया, तो मैं यहाँ पुट करके रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4πε0, क्यू की जगह लिख दो सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कैप। नाउ व्हाट इज एरिया? एरिया इज 4π कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेल, आर कैप। तो बस ये रिजल्ट आ गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया और हमारा रिजल्ट आ गया सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, आर कैप। तो दिस इज अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो ये सिग्मा में रिजल्ट है बच्चों, और पिछला वाला जो रिजल्ट था हमारा वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज था। सिमिलरली केस 3, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, if observation point lies on surface of sphere, तो रिजल्ट कैसे चेंज होगा? वी विल पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, या कैपिटल R को स्मॉल r पुट करेंगे। तो वी विल पुट, हाँ वही जो डिस्टेंस है ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, वो अभी रेडियस के बराबर हो जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, जहाँ मर्जी पुट कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, दोनों फॉर्मूले बनाएंगे, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी था, एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर कैप। तो ये रिजल्ट आ गया सरफेस का रिजल्ट। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, सरफेस ऑफ शेल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आर कैप। इसको याद रखेंगे, दिस इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखना चाहते हो सेम रिजल्ट, तो वो बन जाएगा, ये जो हमारा Q वाला रिजल्ट है उसी में हम इन टर्म्स ऑफ Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, जो हमें अभी रिजल्ट निकाला था ना Q वाला, वो था Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर कैप। इसमें हम करेंगे हेयर वी विल पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो रिजल्ट आ जाएगा। सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं आपने, क्वेश्चन अगर करने हैं ना जेई नीट के, तो ये रिजल्ट्स काम आने हैं। तो ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कांस्टेंट होती है। देखो कैपिटल आर इज़ द रेडियस, क्यू इज़ द चार्ज ऑन द सरफेस, और यहाँ पर भी अगर आप देख लो सिग्मा एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसलिए सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, हर जगह पर सेम होती है। तो ये शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए स्फेरिकल शेल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है जेई और नीट में। अगर आपके पास शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगी, बट स्टार्ट सरफेस से होनी है, अंदर से नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ज़ीरो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, याद रखेंगे, इसलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी शेल के केस में। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से स्टार्ट होंगी, दे विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड, ऐसे। तो दिस इज़ फॉर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर सेम डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाए, मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज है पूरी उस पर शेल पे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ऐसे अंदर की तरफ, एरोज अंदर की तरफ लगाने हैं आपने, और शेल के अंदर नहीं लिखना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, बस याद रखना शेल के केस में रहेगी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर।
1 मिनट देते हैं, +2 का टॉपिक चल रहा है, +2 वाले बैठे थे, क्लास लंबी होगी, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ शेल ये भी आपने याद रखनी है।